कि तालिबान ने कब्जा तो काबुल पर कर लिया है, क्या तालिबान अब यहां पर शासन भी कर पाएगा? तो आज की न्यूज इसी से जुड़ी है कि फाइनली तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की घोषणा 7 सितंबर की रात को कर दी गई थी। कौन कौन किस पद पर होगा हमारे लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, और जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह भारत के हित में है या नहीं है। फाइनली यहां पर सरकार के नेता बता दिए गए कि ये इस पद पर बैठेंगे। क्या होगा इस्लामिक अमीरात, यानी कि जो हम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान सुन रहे हैं, उसका क्या रूप होगा, कितने मंत्री बनेंगे, कितने लोग काम करेंगे, इन सारी बातों के बारे में चर्चा की जाएगी। साथियों, इन्होंने तालिबान ने जो अपनी सरकार की घोषणा करी, इसमें 33 मंत्री नियुक्त किए गए। 33 में से 4 ही हैं जो कि पश्तून नहीं हैं। पश्तून का अर्थ हुआ वो पश्तो भाषा में ही स्टूडेंट को तालिबान कहा जाता है, यानी ये पूरी तरह से पश्तून डोमिनेटेड सरकार बनी है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, मिलाते हैं आपको उन लोगों से जिन्होंने फाइनली यहां पर सरकार को अपने कब्जे में ले लिया है या फिर खुद की सरकार बना लिए हैं। किस प्रकार के लोग हैं, क्या किस पद पर हैं, ये सारी बातें आज के सेशन में आप जानने वाले हैं। तो साथियों, हाल ही के अंदर 7 सितंबर को मंत्रिपरिषद की घोषणा की गई और 7 सितंबर की रात को जो घोषणा हुई उसमें तालिबान ने सरकार की घोषणा करी, और तालिबान की जो नई गवर्नमेंट है अब आपको वो जान लेनी चाहिए। ये फुल एंड फाइनल प्रकार की सरकार है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे, पहले अब्दुल गनी बरादर थे कि ये बनेंगे, कौन बनेगा, सारी चीजें क्लियर हो गई। आइए जानते हैं। साथियों, अफगानिस्तान, जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यह सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता है। सेंट्रल एशिया में भारत का लुक सेंट्रल एशिया, हमारा सेंट्रल एशिया को लेके पाइवोट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसीज चल रही हैं, जिसके तहत हम केंद्र में जाना चाहते हैं, केंद्रीय एशिया में जाना चाहते हैं। एनीवे, चर्चा करते हैं यहां पर बने हुए लोगों की, कौन किस पद पर बैठा। लेकिन यहां पर जो सबसे पहला फोटो आपको इस दृश्य में दिखाया गया है, यह फोटो है 1999 का, जिसमें मुल्ला हसन हकुंद यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें नवाज शरीफ ने 1999 में रिसीव किया था एज ए गेस्ट। साथियों, 1999 का यही व्यक्ति जिसका नाम है मुल्ला हसन हकुंद, साथियों ये अब बना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। साथियों, क्या है पूरी की पूरी हिस्ट्री, आइए अब हम चर्चा करते हैं। यही मुल्ला हसन हकुंद की फोटो आप फिर देख रहे हैं, जो 1999 में उस समय के तालिबान में, जो कि 1996 से 2001 के बीच था, उस समय भी विदेश मंत्री के पद पर था। आज यह व्यक्ति यहां का प्रधानमंत्री बनकर आया है, 20 साल बाद प्रधानमंत्री बनकर आया है। चलिए चर्चा करते हैं कौन किस पद पर बैठा, लेकिन इससे पहले बहुत सारी बातें आपको और जान लेनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? सबसे पहली बात साथियों, तालिबान ने अपने यहां पर जो कानून व्यवस्था या सरकार का रूप प्रदर्शित किया है, वह रूप अपने आप में ईरान जैसा प्रतीत होता है। जिस प्रकार से ईरान के अंदर खुमैनी सर्वोच्च नेता हैं, यानी धर्म को जानने वाले सर्वोच्च नेता हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां पर मौलवी हिबुतुल्ला अखुनजदा, जो आपको यहां पर सबसे टॉप पर दिखाई पड़ रहे हैं, साथियों इन्हें यहां पर सबसे बड़ा, यानी एक प्रकार से समझिए अमीर घोषित किया गया है। अमीर यहां पैसे से नहीं है, देश का सबसे बड़ा नेता घोषित किया गया है। यह प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। यूं समझिए जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, ब्रिटेन के अंदर राजा होता है, वैसे ही इन्होंने अपना सबसे पहला जो पद बनाया है वो नेता अथवा अमीर का बनाया है। और यहां पर जिस व्यक्ति का नाम आया है उसका नाम है अखुंदजादा, यानी इन्होंने जो पद्धति अपनाई है वह रहबरी शूरा पद्धति है। यह ईरान से मिलती जुलती है, शरिया कानून को मानने वाली, धर्म के आधार पर चलने वाली पद्धति अपनाई है। यानी इस देश का जो सर्वोच्च नेता होगा वो एक धार्मिक नेता होगा। यानी इस यहां पर धर्म के आधार पर सर्वोच्च पद की स्थापना की गई है, ना तो सत्तागत आधार पर की गई है, वंशानुगत आधार जैसे कि राजशाही में होता है, जिसे आप मोनार्की कहते हैं, ना ही भारत की तरह रिपब्लिक की, जिसे चुनकर के भेजा जाए। यहां पर जिसको माना गया है वो है धर्म के आधार पर, जैसे कि ईरान में होता है। खुमैनी का जो पद है, खुमैनी जो है ईरान में इस समय जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं, वैसे ही इन्होंने इस्लामिक अमीरात बनाया है अफगानिस्तान को, जिसमें इस्लाम का सर्वोच्च ज्ञानी व्यक्ति सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। यह रिपब्लिक भी नहीं है, यह केवल इस्लामिक अमीरात है। ठीक है, तो साथियों यहां पर इसका नाम क्या है? अमीर अल मुन, यह है मौलवी हिबतुल्ला अखुनजदा।
इस पद का नाम है अमीर अल मुनी। अब ये देख लीजिएगा, मुमिनीन करके पद है। अच्छा, जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए आर्टिकल 74 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होती है, ऐसे ही यहां पर जो सर्वोच्च पद है उस पद के साथ में सरकार भी बनाई गई है, जो कि 33 लोगों की सरकार है। उन 33 लोगों में एक प्रधानमंत्री और दो यहां पर डेप्यूटी प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए, यहां पर जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है यह है व्यक्ति, इसका नाम है मुल्ला हसन अखुंद। दो नामों से कंफ्यूज नहीं होना है, एक का नाम है अखुंजादा, ये तो हुआ यहां का सबसे बड़ा नेता, ठीक है ना। दूसरा हुआ साथियों मुल्ला हसन अखुंद, ये बनाया गया है प्रधानमंत्री। ये वही व्यक्ति है अखुंद जिसे आपने अभी तस्वीरों में देखा, ये वही व्यक्ति है मुल्ला हसन अखुंद जिसे आपने पाकिस्तान के साथ देखा। अब मैंने ये फोटो आपको क्यों दिखाई, या फिर ये फोटो आपको क्यों दिखाई, और यहां पर इस व्यक्ति का नाम क्यों बताया, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। साथियों, ये वो व्यक्ति है जिसने 2001 के अंदर, यही वो व्यक्ति है साथियों जिसे आप देख रहे हैं। ये तो सर्वोच्च नेता हो गया हिबुल्ला अखुंजादा, और ये हो गया मोहम्मद हसन अखुंद। साथियों, ये वही व्यक्ति है, मैं इसके बारे में एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, आप इसे देखिए। साथियों, बमियान नामक जो अफगानिस्तान के अंदर स्थान है जहां गौतम बुद्ध की प्रतिमा हुआ करती थी, उस बमियान नामक स्थान पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा को 2001 में तुड़वाने वाला जो व्यक्ति था, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर गौतम बुद्ध की जो बमियान में स्थित प्रतिमाएं थी उनको तुड़वाने वाला, उनको नष्ट करवाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है मोहम्मद हसन, और यह बन गया है तालिबान का प्रधानमंत्री। अगर कहें तो तालिबान के द्वारा सत्तारूढ़ अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया है। तो पहला पॉइंट तो आपको यह समझ में आना चाहिए, इसके साथ जुड़ा हुआ इतिहास मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है, ठीक है। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं आपके सामने अन्य व्यक्तियों के बारे में बताने के लिए। साथियों, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इन सब के अंदर सबसे समझदार व्यक्ति कंसीडर किया जा रहा था। अब ध्यान से सुनिएगा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बनाया गया है उप प्रधानमंत्री। ये कौन व्यक्ति है? सबसे पहले जो इंडियन मीडिया ने जिसका नाम सबसे आगे निकाला था वो यही था, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ये वो व्यक्ति था जिसने अमेरिका और तालिबान के बीच में शांति समझौते करवाए थे। यानी आज जो आप देखते हैं अमेरिका और तालिबान के बीच में हुई दोस्ती, वो इसी व्यक्ति के कारण हुई थी, क्योंकि यह 2019 से कतर की राजधानी दोहा में तालिबान का ऑफिस चला रहा है, और वहीं से इसने अमेरिका से वार्ता करी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने इसके साथ में टेलीफोनिकली वार्ता भी करी है। ये वो व्यक्ति है जो तालिबान और अमेरिका के बीच में सर्वोच्च मध्यस्थ बना। यानी अफगानिस्तान के अंदर जो शांति की स्थापना हुई है वो इस व्यक्ति के कारण हुई है, लेकिन इसे दिया गया है उप प्रधानमंत्री का ऑफिस। अब इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जो अखुंद आप यहां पर देख रहे हैं, ये असल में ये जो व्यक्ति आपने देखा, इस व्यक्ति का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं था कि ये यहां का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन इसका प्रधानमंत्री बनने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण निकल के आया वो है पाकिस्तान का कनेक्शन। पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है, अब मैं वो आपको बताता हूं। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों के सामने एक न्यूज कवर की थी, शायद आपको याद हो। क्या यू न्यूज कवर की थी? मैंने आपको न्यूज में बताया था कि पाकिस्तान का विरोध हो रहा है अफगानिस्तान में। अगर ध्यान हो तो आप थम्स अप करिएगा। मैंने शाम को एक इशू कवर किया था कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। उसके पीछे कारण बताया था कि अफगानिस्तान में ISI का चीफ जो है वो आया हुआ है। ISI जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उस खुफिया एजेंसी का चीफ अफगानिस्तान में काबुल में आया हुआ था। उसी ने इन पदों पर सारी नियुक्तियां करवाई हैं। यह सरकार बनाने से पहले आकर के अपनी पसंद के व्यक्तियों को बना के गया। कहने का अर्थ यह हुआ कि ये जो अखुंद आप इस पद पर देख रहे हैं, इसे इस पद पर पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है वो ISI चीफ है, जिसे पाकिस्तान ने अपनी तरफ से भेजा। तो यहां पर यह चीज समझ में आती है कि बरादर को नीचे का पद देने का कारण यह है क्योंकि यह अमेरिका के साथ में शांति वार्ता किया था। तो यह व्यक्ति एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकता,
इसलिए इस पद को नीचे रखा गया, एक ऐसे व्यक्ति को यहां रखा गया जिसके साथ में कोई ना कोई इतिहास जुड़ा हुआ हो। तो इतिहास के आधार पर आपने यह व्यक्ति देख लिया। दूसरा उप प्रधानमंत्री रखा गया है मौलवी अब्दुल सलाम हनफी को। यह उज्बेकिस्तान का व्यक्ति है, उज्बेक मूल का व्यक्ति है, जिसे यहां पर बनाया गया है। यह भी कतर के अंदर जो तालिबान की अमेरिका से बातचीत हो रही थी उनके अंदर, यह टीम के अंदर शामिल था। तो जो अमेरिका से बातचीत करने में शामिल थे उन्हें कम पद दिए गए और जो नहीं थे उन्हें ऊंचे पद दिए गए। ठीक है, चलिए अब मंत्रालयों के अंदर चलते हैं। और मंत्रालय के अंदर जब आप पहुंचते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होता है कि यहां पर जिस व्यक्ति को आप गृह मंत्री देख रहे हैं, जिसका नाम है मौलवी सिराजुद्दीन हक्कानी, साथियों जिसे आप मंत्री के रूप में देख रहे हैं, इस व्यक्ति के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के द्वारा पकड़ने पर 87 करोड़ रुपए का, 87 करोड़ रुपए का इनाम डिक्लेयर किया हुआ था। $5 मिलियन का इसके ऊपर इनाम था इस व्यक्ति के ऊपर साथियों, कि इसे कोई बताएगा तो इसके ऊपर 37, माफी चाहूंगा 87 नहीं है, 37 करोड़ रुपए का इनाम था कि अगर किसी ने इस व्यक्ति की सूचना दी तो इसके बारे में बताने वाले को 37 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। क्योंकि क्या है ना, इन सबके नाम एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, इसलिए मैं कुछ फैक्ट्स इनके बारे में लिख करके लाया हूं ताकि कोई गलती ना हो। तो ये जो हक्कानी आपको दिखाई पड़ रहा है, सिराजुद्दीन हक्कानी, ये मोस्ट वांटेड आतंकी है। ये आतंकी हक्कानी नेटवर्क में कभी एक जो नेता हुआ करता था उसका बेटा है। हक्कानी नेटवर्क जिसे अमेरिका ने लंबे समय से आतंकवादी डिक्लेयर करके रखा, उसका नेता ये है। अब आप पूछेंगे कि ये किस प्रकार से, मतलब क्या है इसकी इमेज, क्या है, जरा इमेज बताइए साथियों। इसकी इमेज ये है कि 2017 के अंदर जो इसने 2017 में एक ट्रक पर हमला करवाया था, उस ट्रक पर हमले में 150 लोग मारे गए थे, उसकी जिम्मेदारी इसने खुद आगे आकर के ली थी। 2008 में भारतीय दूतावास पर हमला हुआ था। 2008 में भारतीय दूतावास पर जब हमला हुआ, उस दूतावास में हमले में 50 लोग मारे गए। उस 50 लोगों को मारने की जिम्मेदारी इसने ली थी कि हां हमने मरवाया है। इसी प्रकार से साथियों अमेरिका ने इसे क्यों मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि उसी हमले के अंदर 5 अमेरिकी भी मारे गए थे, उसकी जिम्मेदारी इसने ली थी कि हां मैंने मरवाया है। कहने का अर्थ यह है कि यह सबसे मोस्ट वांटेड आदमी है। और यह जो व्यक्ति था, यह वर्तमान में भी जो कभी ओसामा बिन लादेन का अलकायदा हुआ करता था, उसका सबसे प्रमुख करीबी सूत्र माना जा रहा है, जिसका नाम है मौलवी सिराजुद्दीन हक्कानी, जो यहां पर इस पद पर यानी सर्वोच्च पद पर बैठा है। भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि इस व्यक्ति के पास ही वो पद दिया गया है जिसके चलते अफगानिस्तान के जो 34 प्रांत हैं, 34 जो स्टेट्स हैं, उनके गवर्नर का भी निर्णय यही करेगा। यानी हक्कानी नेटवर्क जो आतंकवादी समूह है, उसी को 34 राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार इन्हीं को दिया गया है। कहने का मतलब यह हुआ, अब आप पूरी तरह से समझ जाइए, बाकी लोगों के बारे में तो क्या बताना, आप केवल इतना सा समझ जाइए। और यहां पर जो आपको यदि याद हो कि भारत के साथ शांति स्थापित करने की जिस व्यक्ति ने बात की थी, उस व्यक्ति के अंदर नाम, जिसका नाम था कि हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं, शेर मोहम्मद इस्टनकज़ई, उसे उप विदेश मंत्री का दर्जा दिया गया है। विदेश मंत्री भी नहीं दिया गया है, उप विदेश मंत्री, यानी उसे अभी नौसिखिया माना गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहां देख सकते हैं, ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी आपने देखा साथियों, इसे जो यहां पर दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो लोग हैं उसी में हक्कानी नेटवर्क का एक और आदमी है जिसका नाम है खलील उल रहमान हक्कानी, जिसको कि साथियों यहां पर मंत्री बनाया गया है शरणार्थी मामलों का। यहां पर आपको एक बात और समझनी चाहिए, इन्होंने नाम रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। 33 मंत्री हैं जिसमें से एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया है। ये अखुनजदा हो गया अमीर यहां का, ये हो गए मुल्ला बरादर, ये अब्दुल सलाम हनाफी जो कि उज्बेकिस्तान के नागरिक हैं, ये सिराजुद्दीन हक्कानी जिस पे 37 करोड़ का इनाम है, $5 मिलियन का जिसके ऊपर इनाम है। इस प्रकार से साथियों इन्होंने पूरी की पूरी ये अपनी पलटन बना करके तैयार कर दी है। कहने का कुल मिलाकर के मतलब ये है कि तालिबान में वो चेहरे वापस आ गए हैं जिन्हें पाकिस्तान चाहता था या पाकिस्तान ने अब तक सलामत रखा था। ये वो व्यक्ति है जिसे आईएसआई का चीफ है जिसका नाम है जनरल फैज हमीद, यही अभी यात्रा पर गया हुआ था और इसके द्वारा सजेस्टेड लोगों को ही पदों पर बिठाया गया है इस अंतरिम सरकार के अंदर। उम्मीद है आप सभी साथियों
को बात समझ में आ गई होगी। साथियों, ये जलालुद्दीन हक्कानी जो है, इसके ऊपर ये मोस्ट वांटेड आदमी रह चुका है। इसके ऊपर बहुत सारे मतलब जलालुद्दीन हक्कानी इसका बाप था सिराजुद्दीन हक्कानी का, और इसके ऊपर भी मतलब मोस्ट वांटेड वो रह चुका है, आतंकी रह चुका है। ये सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी। तालिबान की जो नई गवर्नमेंट बनी है, इसके अंदर 5 तो ऐसे आतंकवादी शामिल हैं जिन्हें यूएन आतंकवादी मानता है, जिन पर कुल मिलाकर के 10 मिलियन, मतलब यहां पर जो इनका इंटीरियर मिनिस्टर यानी जो गृह मंत्री बना है उस पर $10 मिलियन का, क्योंकि 2 अलग अलग जगह अलग अलग रिपोर्ट हैं। गृह मंत्री पर कई जगह लिखा हुआ है $10 मिलियन का वो रखा हुआ है, इनाम रखा हुआ है, कई जगह लिखा है $5 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। इनका गृह मंत्री जो है वो मोस्ट वांटेड है, ठीक है ना, और यूएन उसको मोस्ट वांटेड मानता है। ये पूरी की पूरी इनकी कैबिनेट है। उम्मीद है आपको पता चल गया हो कि क्या इनके साथ खास हुआ, क्या किस प्रकार की चीजें यहां पर निकल करके आई हैं, ठीक है। तो और बाकी तो खैर क्या चीज यहां पर एक्सपेक्ट की जा सकती है, फाइनली जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। इन्होंने कहा है कि इनकी सरकार जो है वो रहबती शूरा के आधार पर चलेगी, जिसमें इनका कहना है कि हम शरिया को अपने कानून का सोर्स मानेंगे, जिसके तहत हम कुरान और हदीस, हदीस का मतलब हुआ पैगंबर मोहम्मद जो अपनी बातों का संग्रह करते थे वो हदीस कहलाती है। कुरान जो है जिसमें अल्लाह के संदेशों को लिखा गया है। असल में कहते ये हैं कि शरिया का मतलब रास्ता होता है, ये कोई नियम कानून नहीं है जो लिखे हुए हैं, ये एथिक्स की बातें करता है। यहां पर कहने का अर्थ ये है कि ये पूरी तरह से सरकार ऐसी चलाने वाले हैं जिसमें पुरुष शिक्षक जींस और टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे, महिला शिक्षक जींस या टी शर्ट या टाइट्स नहीं पहन सकेंगी, फीमेल टीचर्स के लिए सलवार कमीज और शॉल जरूरी होगा। कुछ इस प्रकार की साथियों यहां पर बातें की गई हैं। उम्मीद है कि मोस्ट वांटेड तरीके से, जो तरीके से आप इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि फाइनली अफगानिस्तान में सरकार आ गई है। अब सरकार आ गई है तो यहां से आगे जो भी निर्णय होंगे, यहां से आगे निर्णय क्या होंगे, तो साथियों यहां से आगे निर्णय होंगे कि भाई अफगानिस्तान के अंदर किस प्रकार से कोई न्यूज निकलनी है या फिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलना है, तो शायद उनका अब कोई वैल्यू हो, उनका कोई मायना हो, ठीक है ना। हाँ, अब कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर एक बात बताइए, भारत का क्या स्टैंड है। देखिए, भारत इस पूरी स्थिति में उस तरफ है जहां पर आपको समझ में आता है कि पाकिस्तान के साथ भारत का कोई समर्थन नहीं है। पाकिस्तान ने यहां पर वो सारा काम किया जिसके तहत उसे अब अमेरिका से नेगोशिएशन बढ़ाने की पावर मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली यदि स्थापना शांति की चाहिए तो पाकिस्तान ने अपने लिए ऐसे लोगों को चूज कर लिया है जिनके दम पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइना ने कभी नॉर्थ कोरिया को तैयार किया था, ऐसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तैयार कर लिया है, जिनके बिहाफ पर ये लोग नेगोशिएशन कर पाएंगे। आगे आने वाले समय में देखना होगा कि यह कितना ज्यादा भारत के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए कई लोगों ने बीच में यह कहना शुरू कर दिया था। मुझे अभी मतलब एक बहुत ही अच्छे अभिनेता का एक डायलॉग बहुत पसंद आया था कि दुख इस बात का नहीं है, नसरुद्दीन शाह का एक डायलॉग था, बीबीसी ने कवर किया है। उन्होंने लिखा है कि तालिबान के शासन का जितना दुख होना चाहिए उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि भारत में कई लोग तालिबान के शासन पर जश्न मना रहे हैं कि हाँ, कि भारत में इस बात की सकारात्मकता देखी जा रही है कि वहां पर तालिबानी शासन आ गया है अफगानिस्तान में। लोग इसे अपनी जीत के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है। रिसेंटली मैं एक न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट और पढ़ रहा था जिसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने तालिबान के शासन के साथ में लय में लय मिलाया है। जरा उनसे विचार किया जाए और पूछा जाए। महबूबा मुफ्ती जिन्होंने ये कहा है कि तालिबान का जो शासन है वो अच्छा शासन सिद्ध होगा, ऐसी उनका मानना है। उन्हें समझना चाहिए कि 33 लोगों में उन्होंने किसी भी महिला को नहीं रखा। अगर ऐसा शासन उनके लिए भी अपेक्षित कर लिया जाता तो शायद आज वो एक नेता बन करके या मुख्यमंत्री बन करके जम्मू कश्मीर में ना रह पाती। दुख इस बात का है कि भारत के अंदर जितने भी लोग तालिबान के साथ में राग मिलाते हैं, जिन्हें ये लगता है कि तालिबान एक अच्छी चीज होगी क्योंकि वो एक जीत के रूप में देखा जा रहा है, वो ये भूल जाते हैं कि किस प्रकार से राह चलती महिलाओं के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। अब ऐसी मतलब वीडियोस दूर नहीं रह गई हैं। मानव अधिकारों का जो हाल है जिसमें लोगों को सरेआम गोली चला करके मार दिया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के शासन को देख करके खुश है तो यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब हमारे देश में इस चीज का भी खुशी मनाया जाना, मतलब अगर हमारी लिटरेसी और अगर हमारे अंदर लोकतंत्र का बीज इतना कमजोर है कि हम ये समझें कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे समाज के कुछ तत्व ऐसे हैं जो समाज को संगठित नहीं रहने देना चाहते, जिन्हें तालिबान की जीत में अपनी जीत नजर आती है, जिन्हें पाकिस्तान की जीत में अपनी
अपनी जीत नजर आती है, उन्हें यह समझना चाहिए कि वो किस प्रकार के देश में रहना पसंद करेंगे। एक ऐसा देश जहां पर उन्हें पहनने की, बोलने की, चीजें चलाने की आजादी ना हो। एक ऐसा देश जहां पर किसी भी प्रकार से आपको भविष्य को लेकर कोई, सोचिए ना, एक वीडियो जिसमें वायरल हुआ था, एक डॉक्टर हवाई जहाज से लटक करके, अमेरिका के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के साथ लटक के चला गया था कि इस देश से मुझे बाहर निकाल दो। आपने अभी देखा काबुल एयरपोर्ट पर कितना घमासान मचा हुआ था। वो इंडियंस वहां से बाहर नहीं आ रहे थे, वो अफगानिस्तान के ही लोग थे जो वहां से बाहर आ रहे थे। यानी बंदूक की नोक पर अगर शासन करवाया जाए तो फिर दुनिया के अंदर आप लोकतंत्र का हाल देख सकते हैं। अमेरिका ने जो कार्य किया अफगानिस्तान के साथ में, जो कार्य किया, ये बहुत ही अल्टीमेट कार्यों में काउंट होगा भविष्य में। रीजन ये है कि आप अगर किसी को सिविलाइज्ड करने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, तो शायद वो सिविलाइज हो या ना हो, आपके लिए एक मुसीबत हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया तो वह स्वतः ही खत्म भी हो सकता है। आज जिस हाल में अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के निकला है, शायद उसकी 20 साल की लर्निंग ये रही हो कि हाँ भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इनका जो जीवन स्तर था ये वैसा ही रहेगा। अपलिफ्टमेंट के जो भी प्रयास हुए वो लोगों ने सराहना करी, दुनिया ने सराहना करी, लेकिन ये सिविलाइज नहीं हो सकते। इन्हें इन्हीं के हाल पर छोड़ दीजिए, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए और अपने हाल मजबूत कीजिए। अगर आप भी इस मानसिकता के हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको सही मायने में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। मुझे नहीं लगता सही मायने में आप ज्ञान के हकदार हैं, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि बंदूक की नोक पर कोई आपसे नौकरी करवाए, आप भी चाहते हैं कि आपके घर की महिलाओं और बहनों को कोई किसी भी प्रकार के बाहर निकलने के ऊपर पाबंदी लगाए, कपड़े पहनने की आजादी ना दे, तो मुझे लगता है शिक्षा आपके साथ अत्याचार कर रही है, आप इसे ना ही लें। चलिए बढ़ते हैं आगे।